अरे यार, अब हम आगे बढ़ेंगे कि मैक्सवेल ने इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर या विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के आधार पर हम किन आधार पर किया था, समीकरण दी उन्होंने, 4 समीकरण दी जिन्हें कहा गया मैक्सवेल की समीकरण। तो जो सर्वप्रथम समीकरण थी वो था स्थिर वैद्युत क्षेत्र में गॉस का प्रमेय या नियम जो आप कहेंगे, और उसके अनुसार क्या था कि बंद पृष्ठ, यदि कोई बंद पृष्ठ से आबद्ध है, बंद पृष्ठ है, उससे जाने वाली जो फ्लक्स है, वह जो फ्लक्स फाई ई ये किसके बराबर होती है, जो कुल आवेश है Q और उसका 1/, और इस फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, हमें पता है, हमें इस लिख सकते हैं EdS बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q/ε0। ये हमारा पहला समीकरण थी। दूसरी समीकरण थी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जो गॉस का नियम। यहां पर भी वही है कि बंद पृष्ठ से किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली जो फ्लक्स है, जो फाई बी है, वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब आने वाली फ्लक्स और जाने वाली फ्लक्स बराबर होती हैं। इसका मतलब है चुंबक का एक ध्रुव कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता, उसमें जितना भी छोटा करते जाएंगे उनमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होंगे, इसलिए आने वाली फ्लक्स और जाने वाली फ्लक्स क्या होंगी, बराबर होगी। और इसको हम लिख सकते हैं BdS या BD कई बुक्स में है 0। तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीय आपका। तीसरा हो गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो सामान्य नियम है उनके, फैराडे के हिसाब से क्या था कि किसी भी जो चालक है उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वह उस चालक में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। यदि E वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो E को क्या लिख सकते हैं हम, EdL लिख सकते हैं। यह आपने कर दिया होगा, EdL लिख सकते हैं। और दूसरा हमें पता है कि 5V को क्या लिख सकते हैं, BdS। यदि हम इसको इसमें रखें तो यहां पे आ जाएगा हमारा EdL, मतलब ये दूसरा रूप है, इस रूप को हम यूज करते हैं। और दूसरे तरीके से ये भी कई बार प्रश्नों में आता है, और आप क्या कर सकते हैं, माइनस आपका d/dt, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आ गया, BdS। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और ज्यादा वो करनी हो तो आप ये लिख सकते हैं dB/dt और ये ds। ये आपके पास तीसरी समीकरण आ गई है, किसकी, मैक्सवेल की तीसरी समीकरण आपके पास मिल गई। अब जो चौथी समीकरण उन्होंने एक साथ ये एक तरह से लाइन से रखे संकलित रूप से, और ये क्या आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की या उपस्थिति की घोषणा की। अब है चौथा था जो हमने कहा एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, जिसके अनुसार ये था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और वो था कि आपकी μ0 IC और यहाँ d∅e, ये 4 समीकरण मैक्सवेल ने दिए हैं, और इसी के आधार पे हम आगे पढ़ेंगे। अब है जो हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका स्रोत हमने आपको बताया है कि कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो आवेश गति कर रहा है वह दोलन करे या त्वरित हो जाए तो वो क्या करेगा, हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगे
उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये दोनों एक दूसरे की कला में होते हैं और आवृत्ति भी इनकी समान होती है, लेकिन ये एक दूसरे से लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया है। यदि प्रायोगिक व्यवस्था आपकी बताएं, यदि हम प्रायोगिक व्यवस्था बताएं, ये प्रेरण कुंडलियां हैं, इनसे हम यदि इसमें क्या किया जाता है, दो प्लेटें आवेशित की जाती हैं, इनके आगे बहुत नजदीक दो मेटेलिक बॉल प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन प्लेटों को आप P1 और P2 कहें तो ये S1 और S2 हैं। बहुत ज़्यादा उच्च विभव इसमें प्रयोग किया जाता है। जब वो इससे होते ये आवेशित होते हैं, और यहाँ पर इस उच्च विभव के कारण क्या होता है, जो इसके नज़दीक जो हवा है, हवा के कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और वहाँ एक स्पार्क के करीब स्पार्क जैसे क्या हो जाने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, और जो आवेश वहाँ दोलन करने लग जाते हैं, तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाती है, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और इसके लिए यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर प्रयोग किया जाता है, और जिसकी आवृत्ति n से यूज करते हैं हम, उसे 1/t से यूज कर सकते हैं, और आप ऐसे में यूज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2π, और ये उसकी आवृत्ति होगी, विद्युत चुंबकीय जो आपकी तरंग होगी, ये उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमने आपको दिखाई, क्या सचमुच में ये ऐसी ही हैं, मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग हैं या अनुदैर्ध्य तरंग हैं? हमने जो दिखाई वो सामान्य क्या थी, अनुप्रस्थ थी, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र भी कंपन कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी कंपन कर रहा है। तो उसके लिए हम लेते हैं A B C और D, माना ये y है, ये z है, ये x है, ये एक तरह से तरंगाग्र है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसका है। और इसके लिए हमने क्या बना दिया, एक तरीका बना दिया, एक वो बना दिया इसका, जिसमें अलग अलग 6 पृष्ठ होंगे, घन बना दिया है। तो माना हम इसको पृष्ठ को 1 लिखें, इसको 2 लिखें, इधर को 3 लिखें, इधर वाले को 4 लिखें, नीचे वाले को 5 लिखें और ऊपर वाले को 6 लिखें। तो अब यदि हम कहें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि तरंग संचरण की दिशा माना किधर है, x की तरफ है, तो इसकी तरफ जो इसके बाईं तरफ, ये है बायां हाथ, बाईं तरफ जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो किस किस पर निर्भर करेगा, x और t पर निर्भर करेगा, ना कि y और z पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहें, यदि इधर यदि विद्युत क्षेत्र Ex है और यहाँ पे क्या है, Ex डैश है, इनका क्योंकि घन है तो इनकी यदि क्षेत्र की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल माना कितना है, S है। तो हम यदि यहाँ पे आप सामान्य गॉस का नियम लगाते हैं तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पर जहाँ पे हमने ये क्या है, पृष्ठ बनाया है, ये पृष्ठ जो गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, ये पृष्ठ क्या है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग पृष्ठ का अलग अलग कर सकते हैं, EDS प्लस EDS प्लस EDS प्लस EDS प्लस EDS, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 और 6 EDS 6। अब देखिए, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो x अक्ष की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब जो इसके जैसे y और z के अक्ष की जो लंबवत उसमें तल हैं, उनसे होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। वैसे ही z वाले में भी इधर 4 और 3 वाले में एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो देखिए 3 और 4 वाला और 5 और 6 वाला, 3 4 और 5 और 6 वाला एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास बचा EDS 1
और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास 2 वाला बचा, EX डैश वाला और डैश, ये हो गया 0। इन्होंने एक दूसरे को निरस्त नहीं किया। पर देखिए यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ बाहर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ देखिए कितने डिग्री का कोण होगा, विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल वेक्टर इधर 180 डिग्री का, यहाँ 0 डिग्री का। तो इस तरह से यदि हम करें तो यहाँ पे आता है EX ds cos 0 1 आएगा, यहाँ पे EX डैश ds cos 180 ऋण, तो ऋण हम बाहर निकाल लेते हैं यदि, तो यहाँ पे हो जाएगा EX डैश ds बराबर 0। अब देखिए यदि हम इसको करें इंटीग्रेट करें तो EX तो परिवर्तित नहीं है अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और यहाँ पे EX डैश S आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यदि S की बात करें, S उभयनिष्ठ निकालें तो S बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ ले रखा है। तो इसका मतलब है कि EX बराबर क्या होगा, EX डैश। इसका मतलब है इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या रह रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन स्थिर विद्युत क्षेत्र कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए हम कह सकते हैं EX बराबर EX डैश बराबर 0। इसका मतलब x की तरफ कोई भी ऐसा विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब इसका यह है कि वह इसके लंबवत है। इसी तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र में भी पता कर सकते हैं कि इधर की तरफ 0 है और किधर की तरफ हो रहा है, वो दूसरी तरफ आ रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, अपने आप में अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें का उदाहरण हो सकता है गामा तरंग, एक्स तरंग, पराबैंगनी तरंग, और प्रकाश तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं।